गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपका लेक्चर नंबर 6 कंडक्ट करेंगे ऑन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। बट बिफोर गोइंग टू टुडेज टॉपिक हम क्या डिस्कस करेंगे, अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल होमवर्क दिया था जिसका आंसर मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले वो न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो क्या था वो क्वेश्चन, देखो मैं आपको क्वेश्चन फिर से लिख देती हूँ। आपका क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन था हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक bulb draw from 220 volt source if resistance of the bulb filament is 1200 ohms, है ना। और आपको क्वेश्चन नंबर बी मतलब उसी का सब क्वेश्चन क्या दिया गया था, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर coil draw from 220 volt source। इसके बाद आपको क्या दिया था, इफ रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज 100 ohms, इफ रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज 100 ohms। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये क्वेश्चन भी समझा के दिया था, पर फिर भी मैं आज आपको फिर से ये क्वेश्चन समझा के देती हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट। अब यूनिट वोल्ट है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज की बात करें तो हमें वोल्टेज मतलब V कितना दिया है, V की वैल्यू हमारे पास है 220 वोल्ट। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ohms, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है हमें 1200 ohms। और हमें पूछा क्या गया है ए पार्ट में, लेट सपोज दिस इज ए पार्ट, तो ए पार्ट में हमें करंट पता करना है जब वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट हो और रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ohms, ठीक है। ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में बोला गया है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ from 220 volt source if resistance of heater coil is 100 ohms। पहले क्या था, इलेक्ट्रिक बल्ब था, अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल हो गया। इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल के लिए वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट की है, बट रेजिस्टेंस चेंज हो गया यहाँ पे। रेजिस्टेंस कितना है हमारा अभी यहाँ पे 100 ohms। तो देखो सॉल्यूशन में हमें अब क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ओम्स लॉ, राइट। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। सो अगर ए पार्ट की बात करें तो फॉर एन इलेक्ट्रिक बल्ब हमें क्या दिया है, फॉर एन इलेक्ट्रिक बल्ब क्या क्या डेटा गिवन है हमारे पास, हमें V की वैल्यू पता है, ये कैपिटल V होना चाहिए, ठीक है। तो हमें V की वैल्यू पता है दैट इज 220 वोल्ट, और हमें क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है दैट इज 1200 ohms। हमें क्या पता करना है, टू फाइंड द करंट थ्रू द बल्ब, टू फाइंड करंट थ्रू बल्ब। तो क्या आएगा, देखो I की वैल्यू हमारा ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। तो अब मुझे V की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, I की नहीं पता, तो I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V बाय R आएगा। तो V की वैल्यू क्या है हमारी 220 और R की वैल्यू क्या है 1200, कितना आएगा यहाँ पे, and that is equals to 11 and this will be equal to कितनी आएगी करंट की वैल्यू, कैलकुलेट, लेट मी डू द कैलकुलेशंस।
ओके, सो यहाँ पे ये कैलकुलेशन आती है आपकी 0.18 एम्पियर। अब करके देखो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 0.18 एम्पियर। ये तो हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में हमें बोला गया है फॉर हीटर, फॉर हीटर दिया गया है हमें। तो फॉर हीटर क्या क्या गिवन है हमें, वोल्टेज गिवन है। ओके, लेट मी रीड द क्वेश्चन। फॉर हीटर यस, हमें वोल्टेज गिवन है दैट इज 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम्स। और फिर से हमें आई की वैल्यू पता करनी है। तो वोल्टेज हमें दिया है 220 वोल्ट और अब यहाँ पे आर की वैल्यू की क्या दी है हमें, 100 ओम्स। और हमें पता क्या करना है, टू फाइंड द करंट थ्रू द हीटर, टू फाइंड करंट थ्रू द हीटर, राइट। तो अगेन वी नो दैट, क्या पता है हमें, ओम्स लॉ पता है ना। नहीं कुछ तो अभी ओम्स लॉ तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो अब हमें V की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, I की निकालनी है। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय आर। तो V की वैल्यू क्या है 220, R की वैल्यू है हमारी 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेट सपोज ये 0 कट हो गया, 2.2 एम्पियर। यूनिट देना जरूरी है, अदरवाइज हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। तो हीटर के लिए हमारा करंट कितना आया, 2.2 एम्पियर। एंड वही हमारा पहले बल्ब के लिए कितना आया था, 0.18 एम्पियर। ओके, सो ये तो हुआ लास्ट लेक्चर का सॉल्यूशन। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ जो रेजिस्टिविटी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन में हमें बोला है, क्वेश्चन हमें दिया गया है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर। और आगे दिया है वायर ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ है उसकी, ऑफ लेंथ 1 मीटर, मतलब इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है, इज 26 ओम्स। ये जो 26 दिया है ये क्या है, 26 के आगे ओम्स लग रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ये 1 मीटर मतलब क्या है, मेटल वायर 1 मीटर का है, ठीक है। एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। आगे बोल रहे हैं वो, इफ diameter of wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity। मतलब resistivity मतलब हमें क्या निकालना है अभी यहाँ पे, रो, राइट। सो ये resistivity हो गया, resistivity of metal at that temperature। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, समझते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, मतलब एक रेजिस्टेंस, एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर दी गई है। तो देखो गिवन में लिख लेते हैं हम, हमें गिवन में क्या क्या दिया गया है। एक हमारे पास लेंथ दी गई है जो 1 मीटर है, रेजिस्टेंस दिया गया है जो 26 ओम्स है, टेम्परेचर दिया है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस है, और आपका डायमीटर डी की वैल्यू दी है, ठीक है। तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या दिया, 0.3 मिलीमीटर। बट अगर इसे हम स्टैंडर्ड दैट इज एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना चाहे तो 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर ये आ जाएगा। अब देखो हमें पता है कि डायमीटर क्या हो जाता है, डायमीटर इज ट्वाइस आर, राइट। सो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2, है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या पता करना है, रेजिस्टिविटी। वेट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस।
यस, सो अब यहाँ पे हमें रेजिस्टिविटी पता करनी है, राइट। रेजिस्टिविटी हमें पता करनी है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, राइट। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो आर दिया है हमें, रेजिस्टेंस कितना दिया है, देखो यहाँ पे 26 ओम, लेंथ कितनी दी है 1 मीटर, एंड हमारी आर दैट इज d/2, डी की वैल्यू दी है तो हम आर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। तो आर की क्या वैल्यू दी है आपको यहाँ पे 26 ओम्स। एरिया क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, और लेंथ क्या है 1। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 मल्टीप्लाइड बाय पाई, और r की जगह पे हम d/2 लिख सकते हैं, d/2 होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे d स्क्वायर, और d की वैल्यू क्या दी है हमें 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इसका स्क्वायर, एंड 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, राइट। सो अगर आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 26 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, या देखो आप इसे ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, 0.3 के बदले मैं यहाँ पे 3 लेके 10⁻⁻⁴ कर सकती हूँ, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। देखो यहाँ पे ये 1 1, यहाँ पे ये 2, तो क्या बचा हमारे पास, और यहाँ से 2 1 और यहाँ पे 1 3 26, तो क्या क्या बचा है हमारे पास लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है बचा हमारे पास 13 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 7, और ये अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, एंड दिस इज 2। तो इसका आंसर क्या आ जाता है -4 और उसका स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -8। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर क्या आना चाहिए, आंसर विल बी 1.84 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8। हो क्या आंसर? नहीं, ये क्या है रेजिस्टिविटी, राइट। हमने क्या निकाला है रेजिस्टिविटी निकाला है, और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है ओम मीटर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, दैट इज 1.84 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओके, सो नाउ बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, सो अब देखो रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या देखा था, करंट किस किस पर डिपेंड करता है, करंट डिपेंड्स ऑन, करंट कौन कौन सी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो हो गया अपना पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम V से डिनोट करते हैं, और दूसरा हो गया हमारा रेजिस्टेंस, राइट, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। ये चीज़ें हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ ली है। तो अब देखो करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज रेजिस्टर, राइट। सो अब कोई भी सर्किट है, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रिक बल्ब का ही सर्किट, एक छोटा सा सर्किट है, एटलीस्ट टू और मोर resistors are required, resistors are required। ये मैंने बहुत कम बताया है, 100 150 रेजिस्टर्स लगी हुई भी चिप आती है, ठीक है। सो ये क्या है 2 और मोर रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड। अगर कोई भी सर्किट में से करंट हमें निकालना है या करंट फ्लो करवाना है तो उस सर्किट में, ये हो गई प्रैक्टिकल बात है, तो उस सर्किट में हमें कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर एक साथ जोड़ने पड़ते हैं, तब जाके प्रॉपर करंट उस सर्किट में से फ्लो होता है। तो अब ये जोड़ने के 2 तरीके हैं, राइट। कौन कौन से तरीके हैं वो, ये देखो। अब देखो यहाँ पे ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और ये आपकी दोस्त है, ठीक है, दोस्त। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको खड़ा कर दिया और यहाँ पे आपकी दोस्त को खड़ा कर दिया, तो ये देखो अगर ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, वैसे ही सेम ये उसका लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, तो आप देखो आप दोनों के हाथ कैसे हैं, आपके राइट हैंड को उसका लेफ्ट हैंड कनेक्टेड है, मतलब आपका लेफ्ट हैंड फ्री है
और उसका राइट हैंड फ्री है। अब अगर आपका कोई एक और तीसरा दोस्त आ गया, ठीक है, तीसरा दोस्त, तो ये तीसरा दोस्त को भी आपको एक लाइन में खड़ा करना है। तो कैसे आएगा, वो भी इस तरीके से ही आएगा ना। ये आया अपना तीसरा दोस्त, तो ये उसका लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। तो अब आपकी दोस्त, ये आप, ये दोस्त और ये तीसरा दोस्त, थर्ड दोस्त, तो क्या होगा, उसके लेफ्ट हैंड से आपकी दोस्त का राइट हैंड ही टच होगा, बट उसका राइट हैंड, ये जो थर्ड दोस्त है उसका राइट हैंड तो फ्री है। जैसे आपका लेफ्ट हैंड फ्री है वैसे इसका राइट हैंड भी फ्री है। तो ये क्या हो गया, रजिस्टर्स इन सीरीज, रजिस्टर्स इन सीरीज। ये देखो एक सीरीज की तरह लग रहे हैं। ये क्या, इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपके जो रजिस्टर्स होते हैं वो एंड टू एंड कॉन्सिक्वेंटली कनेक्टेड होने चाहिए, एंड टू एंड। ओके, सो अब पैरेलल के लिए भी देख लेते हैं। पैरेलल में फिर से आप हो, ओके, और ये आपकी दोस्त है। एक और तरीका है ना कनेक्ट होने का। देखो आप खड़े हो गए यहाँ पे, आपने अपना हाथ फैला दिया है, टाइटैनिक पोज दे रहे हो। हाँ, टाइटैनिक पोज कैसी थी, टाइटैनिक की स्पेलिंग, आई होप यही स्पेलिंग हो टाइटैनिक की। सो अब आपकी दोस्त टाइटैनिक पोज देना है तो कैसे खड़ी होगी, यहाँ पे खड़ी होगी वो, ये हाथ आपके हाथ से अटैच रहेगा, ये हाथ आप, ये हाथ से अटैच रहेगा, मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। तो अब आपका लेफ्ट हैंड उसके लेफ्ट हैंड से ही कनेक्टेड है और आपका राइट हैंड उसके राइट हैंड से ही कनेक्टेड है। ये देखो लेफ्ट लेफ्ट हैंड, इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो गया। और यहाँ पे दूसरा क्या हो गया, राइट राइट हैंड। और पहला वाला अगर कनेक्शन देखें हम तो कैसा था, लेफ्ट राइट, ये देखो लेफ्ट राइट, फिर राइट किससे कनेक्टेड है, इसका लेफ्ट, आपका सॉरी आपका राइट आपके दोस्त के लेफ्ट से कनेक्टेड है, तो राइट के बाद क्या आ जाएगा, लेफ्ट। फिर उसके बाद उसका राइट किससे कनेक्टेड है, लेफ्ट से, ये वाला लेफ्ट। अब उसका लेफ्ट हाथ होने के बाद उसका राइट हैंड कहाँ कनेक्टेड है, ऑब्वियसली राइट हैंड खुला है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड खुला है और यहाँ पे एक राइट हैंड खुला है। इन सबके बीच में कोई भी पॉइंट आपको खुला हुआ दिख रहा है, नहीं। तो ये हो गया आपका सीरीज। और पैरेलल क्या था, ये देखो इसे क्या कहेंगे, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल, लेट सपोज कि ये रजिस्टर होते, तो रजिस्टर जब भी इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड रहेंगे तब हम उस सर्किट को क्या बोलेंगे, या उन रजिस्टर्स की सिस्टम को क्या बोलेंगे, दैट रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अभी हमें रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल पढ़ना है, ठीक है। सो क्या है हमारा टॉपिक, हम सबसे पहले रजिस्टर्स इन सीरीज पढ़ लेंगे। रजिस्टर्स इन सीरीज, अब देखो जैसे वो बच्चे कनेक्टेड थे वैसे अगर मैं यहाँ पे डायग्राम निकालूँ रजिस्टर की, आपको रजिस्टर का सिंबल पता है ना, कुछ इस तरीके से। तो 3 रजिस्टर अगर कनेक्टेड है, लेट सपोज दिस आर द रजिस्टर, दिस R1, दिस इज R2 एंड दिस वन इज R3, ठीक है। ये कनेक्टेड है बैटरी से, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव, मतलब करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से ही करंट निकले ना, मतलब ये इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। अब इसके क्रॉस एक की भी अटैच कर देते हैं, की को क्लोज दिखाते हैं। ये कौन सी की बना रही थी मैं, ओपन, सो की को क्लोज दिखा देते हैं। एंड इन सब के बीच में कौन कनेक्टेड है, एमीटर, राइट। सो अब देखो करंट कैसे कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये करंट जा रहा है यहाँ पे मतलब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया। R2 के लिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया। R3 के लिए भी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, राइट। सो करंट ऐसे जा रहा है।
तो अब यहाँ पे देखो, आपको देखना है ये एमीटर ऑलवेज, हमने आपको पढ़ाया था कि एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो आप देख सकते हो एमीटर का एक ये एंड है जो स्विच से कनेक्टेड है और दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, रजिस्टर, दैट इज R3। अब देखना है कि एमीटर के पास कौन सा करंट पहले पहुंच रहा है, पॉजिटिव, राइट, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव लेके वो निकला तो पॉजिटिविटी स्प्रेड करेगा ना। तो एमीटर के पास पहले कौन सा पहुंचा, पॉजिटिव, इसीलिए एमीटर का ये जो डायरेक्शन है, ये टर्मिनल ये पॉजिटिव रहेगी और दूसरी टर्मिनल नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्टर्स इन सीरीज। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। रजिस्टर्स इन सीरीज में क्या होता है, रजिस्टर्स इन सीरीज, इसमें क्या होता है, करंट रिमेन्स दी सेम, करंट रिमेन्स दी सेम, मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेजिस्टर्स इन सीरीज, ये जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको कुछ डिफ्रेंसिएशन पॉइंट्स भी याद रखने पड़ते हैं। तो इसीलिए इसका रेजिस्टर्स इन सीरीज का पहला पॉइंट ये है कि करंट रिमेन्स दी सेम। अगर करंट सेम है तो वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे वैरीज, ठीक है। अब इसी का अपोजिट कहाँ है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में, जो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी। तो ये हो गया करंट रिमेन द सेम फॉर रेजिस्टर्स इन सीरीज। सेकेंड, वोल्टेज वैरीज, मतलब जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका वोल्टेज वैरी होता है। तो लेट सपोज V1, V2, V3 फॉर R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, ओके। एंड यहाँ पे करंट सेम है तो हम थ्रू आउट दिस करंट क्या कंसिडर करेंगे, एक टोटल करंट। लेट कंसिडर टोटल करंट बी I, टोटल करंट इज I, ओके। सो अब देखो करंट सेम है एंड वोल्टेज वैरी हो रहा है, V1, V2, V3 हो रहा है फॉर रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3। तो जब भी ऐसी सिचुएशन रहती है तो हमें समझ जाना है कि रेजिस्टर्स कहाँ पे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हमें ओम्स लॉ पता है। ओम्स लॉ के हिसाब से हमारा ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ इज V इज इक्वल्स टू IR, राइट। सो ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा करंट तो सेम है पर वोल्टेज वेरी हो रहा है। तो अगर हम हर वोल्टेज के लिए, दैट इज V1, V2, V3 के लिए अगर ये इक्वेशन पता करें तो क्या होगा, V इज इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ये V क्या है, टोटल वोल्टेज, और ये V1 दिस इज फॉर R1, V2 दिस इज फॉर R2 एंड V3 दिस इज फॉर R3, राइट। और ये क्या हो गया, टोटल वोल्टेज, राइट। सो इस तरीके से रहेगा V1 फॉर R1, V2 फॉर R2 एंड V3 फॉर R3। तो देखो अब पुट कर देते हैं, V1 की वैल्यू क्या आ जाएंगे, अगर मैं V1 की वैल्यू निकालूं तो V1 क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरा I R1, क्योंकि I तो सेम है, बच्चा क्या V1 से रिलेटेड R1। अगर V2 के लिए पता करूँ तो I तो सेम है, हमने पहले ही लिख दिया, तो इसीलिए ये क्या आ जाएगा I R2। V3 के लिए लिखना चाहो तो क्या आ जाएगा I R3। अब बस इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लो। सो पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 3, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ओके। सो देखो V के बदले ये क्या है, टोटल वोल्टेज, और हमने अभी कंसिडर किया था टोटल करंट। देखो हमने इसके फर्स्ट स्लाइड में कंसिडर किया है टोटल करंट। तो टोटल वोल्टेज को क्या मैं रिप्लेस कर सकती हूँ, टोटल करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स, ये तीनों का मिला के जो इक्विवेलेंट है। जैसे तराजू के दो साइड होते हैं ना, तो तराजू के दोनों साइड बैलेंस कब होते हैं, जब दोनों साइड सेम वेट हो। तो वैसे ही R1, R2 प्लस R3 तराजू के एक साइड है, तो तराजू के दूसरे साइड कौन है, हमारा RS, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कनेक्शन। ये R क्या दिखा रहा है, रेजिस्टेंस, और ये S मतलब सीरीज, ओके। सो ये टोटल, ये जो V है इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, I RS से, बाय यूजिंग दी ओम्स लॉ। वैसे ही सेम अब V1 के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, I R1,
वैसे ही V2 के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा IR2 और V3 के लिए IR3। तो आप देखो अगर मैं यहाँ पे ये देखो क्या इक्वेशन मिली थी IRS इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 ये इक्वेशन मिली थी। तो अगर मैं I कॉमन निकालूँ IRS इज इक्वल्स टू यहाँ से I यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 तो ये इस I से ये I कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बचा RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट मीन्स सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टर्स तो उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको पता करने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है सिंपली सारे रेजिस्टर्स को ऐड कर देना है। बट ये कब पॉसिबल है जब आपका रेजिस्टर्स सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है। ओके सो ये हुआ सीरीज। अब इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। हर चीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, हर टीचर के हर स्टूडेंट के सबके पर्सन टू पर्सन ईच एंड एवरी पर्सन सबके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं इंक्लूडिंग नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो। सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो सीरीज का सबसे पहला एडवांटेज कि करंट सेम रहता है, ठीक है, करंट रिमेन्स सेम। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसके अगर आप सेल्स को इंक्रीज कर दो बाय इंक्रीजिंग द सेल्स बाय इंक्रीजिंग दी सेल्स क्या हो जाएगा हमारा करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, करंट इंक्रीजेस। ओके ये हो गई आपकी सेकेंड एडवांटेजेस। थर्ड एडवांटेज क्या हो जाएगा बताओ बाय इंक्रीजिंग दिस सेल करंट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। देखो डायग्राम देखो, डायग्राम में आपको ये स्विच दिख रहा है, ये स्विच इकलौता स्विच है जिससे पूरा सर्किट आप हैंडल कर सकते हो। दैट मीन्स सीरीज में हमें क्या है एक सिंगल स्विच से काम हो जाएगा, सिंगल स्विच से आप सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हो। ऑपरेट्स विथ यूजिंग अ सिंगल स्विच, ऑपरेट्स बाय यूजिंग अ सिंगल स्विच, सिंगल स्विच। तो ये तो अच्छाई वाली बातें हो गई। अब थोड़ा सा सीरीज कनेक्शन की बुराई भी कर देते हैं। तो बुराई में सबसे पहला पॉइंट है कि इसके सेल्स जल्दी खराब हो जाते हैं। सेल्स वर्क फॉर लेस टाइम, सेल्स वर्क फॉर लेस टाइम, या आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। बस मेन पॉइंट क्या है कि इसके सेल की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। सो सेल्स वर्क्स फॉर लेस टाइम। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर या इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये सीरीज में ये आप खड़े हो, ठीक है, आपकी दोस्त भी खड़ी है और एक कोई खड़ा है यहाँ पे आपके साथ, ठीक है, अचानक आपकी जो दोस्त है उसे सेल दिख गया सामने तो वो शॉपिंग करने चली गई। तो ये अगर खराब हो जाता है, जैसे मान लो कि ये बल्ब है, तीनों बल्ब, ये भी बल्ब और ये भी बल्ब है, 3 बल्ब मैंने साथ में लगाए हैं, ठीक है। तो जब तक चल रहे हैं अच्छे से चलेंगे। बट क्या होगा अगर लेट सपोज बीच वाला बल्ब खराब हो गया तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, मतलब एक गैप क्रिएट हो जाएंगी। और अगर सर्किट में गैप क्रिएट होती है तो हम उस सर्किट को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता है क्या, नहीं। ये आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था कि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। ओके सो इन द सिमिलर वे अभी हम क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब वहाँ पे जो सेम था यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेगा। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है, करंट वैरीज, इसमें करंट वैरी होता है और वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज रिमेन्स सेम। अब अगर वोल्टेज सेम है और करंट वेरी हो रहा है तो पहले हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी। देखो डायग्राम के हिसाब से लेट सपोज ये आपके रजिस्टर है, ये आपका R1। अच्छा मैं दूसरी तरफ बना देती हूँ डायग्राम बड़ी सी, ताकि आपको अच्छे से समझे और आप बड़े बड़े मार्क्स लाओ।
तो ये देखो ये है आपका रेजिस्टर्स जो कनेक्टेड है पैरेलल में। ओके, सो इस तरीके से आपके रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। आप देखो मैंने जो आपको आपकी दोस्त और आपके ऊपर एग्जांपल दिया था, ये देखो ये कॉमन पॉइंट, ये भी कॉमन पॉइंट, ये दोनों को आप ज्वाइन कर दो बैटरी से कुछ इस तरीके से, यहाँ पे स्विच, और इन सब के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे लास्ट में एमीटर। एमीटर ज़रूरी नहीं लगाना, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। अब देखो वोल्टेज तो सेम है, तो लेट से टोटल वोल्टेज, लेट से टोटल वोल्टेज कितना है हमारा V, ठीक है, ये हमने एक कंसिडरेशन रखी है। अब वोल्टेज सेम होता है मतलब करंट वेरी होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव करंट कहाँ से, यहाँ से फ्लो होगा, इस पॉइंट पे जाएगा, तो इस पॉइंट पे उसे खुद को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे पहला हिस्सा हो जाएगा R1, दूसरा हिस्सा हो जाएगा I2, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2, और तीसरा हिस्सा हो जाएगा I3। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल करंट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हमें ओम्स फॉर्मूला भी पता है। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल्स टू I R, राइट। सो अब देखो हमें एक और इक्वेशन मिली है, दैट इज I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो वोल्टेज तो सेम है पूरे सर्किट के लिए, बट व्हेन सर्किट इज इन पैरेलल तो वोल्टेज सेम है, करंट वेरी हो रहा है, हमने करंट को ऐड कर दिया टू फाइंड द टोटल करंट को फाइंड करने के लिए। और ये I1 I2 I3 किसके रिस्पेक्ट में, I1 किस लिए है, R1 के लिए, I2 किस लिए है, R2 के लिए, I3 किसके लिए है, R3 के लिए, राइट। सो अगर मैं इसे V के टर्म्स में लिखूं तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू V बाय R, राइट। सो यहाँ पे हम जो टोटल I है उसको V अपॉन R P लिखेंगे, P फॉर पैरेलल। ओके, सो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कनेक्शन। अब देखते हैं RP की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जो मेन I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वेशन है, तो यहाँ पे I की जगह पे क्या लिखा है हमने, V बाय R P इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे V तो सेम है ना, तो यहाँ पे I1 के लिए भी V ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ R1। अगेन I2 के लिए V तो सेम ही है, तो V वैसा का वैसा, और यहाँ पे R2 I3 के लिए भी V सेम है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा उसके नीचे R3। ओके, सो आप देखो आप V को, दैट इज वोल्टेज को कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो। तो अगर हम वोल्टेज को कॉमन निकालते हैं, जैसे 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यहाँ पे क्या जाएगा R3, और वोल्टेज कॉमन, तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज कट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल वो कैसा आएगा, RP। ओके, अभी तक क्या था, 1 अपॉन RP था, तो इसको अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है तो इसको हमें इन्वर्स तो करना ही पड़ेगा। सो RP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अभी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये देखो कुछ इस तरीके से आपको इक्वेशन ये सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि RP की क्या वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ R1 R2 एंड R3। ओके, सो आई होप आपको ये पैरेलल कनेक्शन समझा है। पैरेलल कनेक्शन कब बोलोगे, जब रजिस्टर में से आपका वोल्टेज सेम हो बट आपका करंट वेरी हो रहा है, तब आप उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब इसके साथ हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ एडवांटेजेस, कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें। सो पैरेलल के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि इसके सेल्स क्या रहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। सेल्स आर
लॉन्ग लास्टिंग, सो उसके सेल्स क्या रहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग। और दूसरा जो सीरीज में ड्रॉबैक था कि अगर कहीं पे कोई बल्ब, अगर 3 बल्ब कनेक्टेड है सीरीज में और उसमें से बीच का बल्ब खराब हो गया तो सर्किट तो ब्रेक हो गया इन टर्म्स ऑफ सीरीज, बट यहाँ पे फॉर पैरेलल ऐसा नहीं होता है, यू कैन इजीली चेंज दैट बल्ब। तो ये हो गई सेकेंड अच्छाई, यू कैन इजीली चेंज द बल्ब। ओके, ये हो गई सेकेंड अच्छाई। अब और क्या है अच्छा इसमें, यस थर्ड क्या हो जाएगा, वोल्टेज उसका सेम है, तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है, तो वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, इसका सेम रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिविटी की, पैरेलल कनेक्शन के नेगेटिविटी की। सो डिसएडवांटेजेस क्या है कि आप इसका करंट इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, करंट कांट इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स, बाय इंक्रीजिंग, अब कितने भी सेल्स और ऐड कर लो आपका यहाँ पे, ओके सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, वोल्टेज होना चाहिए, वोल्टेज कांट इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग दी सेल्स। अब कितने भी सेल्स अटैच कर लो वोल्टेज इंक्रीज नहीं हो सकता है, ये सेल्स अटैच करके हम करंट को इंक्रीज कर सकते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ अच्छी कुछ बुरी बातें हैं, हर चीज़ की जैसे अच्छी बुरी बातें होती है वैसे इनकी भी है। सो आई होप कि आपको रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।